जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी मुकदमा चल रहा था या चुनौती दी गई थी, तो इस पर प्रधानमंत्री मोदी की कमेटी 14 मार्च को एकाएक सरकार ने इसी कानून के जरिए दो आयुक्तों की नियुक्ति कैसे कर दी। दो आयुक्तों की नियुक्ति एक साथ सरकार को इसलिए करनी पड़ी क्योंकि पिछले महीने एक चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे रिटायर हो गए थे और इसी महीने दूसरे चुनाव आयुक्त लगभग 8 मार्च को अरुण गोयल ने अपना इस्तीफा दे दिया था राष्ट्रपति को, और 9 मार्च को राष्ट्रपति ने स्वीकार भी कर लिया था। इससे क्या था कि 3 चुनाव आयुक्त होते थे, 2 चुनाव आयुक्त और एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे। तो 2 चुनाव आयुक्त जो थे वो अब पद खाली थे, चुनाव था। कल ही सुनने में आ रहा है कि कल 3-4 बजे के आसपास चुनाव की घोषणा भी करने वाले हैं। तो अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले जब इस्तीफा दे दिया गया, तो इस्तीफा क्यों दिया, इसको लेकर महज कयास है। इस तरह भारत के चुनाव आयोग में केवल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही रह गए थे। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की और फजीहत न हो, ये सोचते हुए पीएम मोदी की अगुवाई वाली कमेटी बैठी और खाली आयुक्त के 2 पदों पर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की नियुक्ति पर सहमति दे दी गई। नियुक्ति तो हो गई, पर जिस प्रक्रिया यानी जिस कानून के तहत ये नियुक्ति की गई थी उसके खिलाफ पहले से ही सर्वोच्च अदालत में याचिकाएं दायर थीं, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पिछले साल अगस्त में चुनाव आयुक्त और दूसरे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए मोदी सरकार एक विधेयक लाई जो अब कानून की शक्ल में है। इस कानून के अमल में आने के बाद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाली मौजूदा प्रक्रिया से देश के चीफ जस्टिस को हटा दिया गया और उनकी जगह एक कैबिनेट मंत्री को कमेटी में जगह दे दी गई। कानून ने सीईसी और ईसी की नियुक्ति उनकी सर्विसेज से जुड़े शर्तों में बदलाव किया। उसके मुताबिक नियुक्ति की प्रक्रिया मोटा मोटी 2 चरणों में बंट गई। पहला चरण यह था कि कानून मंत्री की अध्यक्षता में एक सर्च कमेटी के गठन का प्रावधान किया गया। इस कमेटी में कानून मंत्री के अलावा 2 केंद्रीय सचिव शामिल करने की बात थी। समिति को नए सीईसी और सीई के लिए 5 नाम शॉर्ट लिस्ट कर सिलेक्शन कमेटी को भेजने का काम सौंपा गया। दूसरा, सिलेक्शन कमेटी में प्रधानमंत्री के अलावा लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री की ओर से नॉमिनेट किए गए एक केंद्रीय मंत्री की जगह दी गई। ये कमेटी शॉर्ट लिस्ट किए गए नामों में से किसी भी नाम को चुन सकती थी। सबसे दिलचस्प प्रावधान तो नए कानून में यह था कि जिन नामों को सर्च कमेटी ने शॉर्ट लिस्ट नहीं किया, प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली पैनल चाहे तो वैसे नामों पर भी विचार कर सकती थी। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में केंद्र सरकार की पूरी तरह दखल और वर्चस्व विपक्षी पार्टियों और चुनाव आयोग की स्वायत्तता के पक्ष में काम करने वाले को रास नहीं आ रही थी। कांग्रेस नेता जयराम ठाकुर और राजनीतिक दलों की पारदर्शिता को लेकर काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले नए कानून को लेकर जो हंगामा हुआ था उसकी 2 वजहें ये थी। पहला, विपक्ष की सबसे बड़ी आपत्ति नियुक्ति करने वाले उस पैनल को लेकर थी जिसके 3 में से 2 लोग सरकार के थे। लोकसभा में विपक्ष के नेता को पैनल में शामिल करने की बात को विपक्षी पार्टियों ने महज दिखावा और औपचारिकता कहा, क्योंकि उसकी राय नियुक्ति की प्रक्रिया पर कोई असर नहीं डाल सकने वाली थी। दूसरी आपत्ति ये थी कि नए कानून को सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल के एक फैसले को पलटने वाला तक कहा गया। 2023 के मार्च महीने में देश की सर्वोच्च अदालत ने अनूप बरनवाल बनाम भारत सरकार केस में एक फैसला सुनाया। इसमें कहा गया कि सीईसी और ईसी के चयन के लिए जो पैनल फैसला लेगी उसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता के अलावा देश के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। नई प्रक्रिया ने इस तरह सीजेआई की जगह एक कैबिनेट मिनिस्टर को दे दी थी। हालांकि अदालत ने पिछले साल के अपने आदेश में ये भी कहा था कि कोर्ट का आदेश तब तक ही प्रभावी रहेगा जब तक संसद इस पर कोई कानून नहीं बना देती। लेकिन सवाल है कि संसद ने जो कानून बनाया, क्या वह चुनाव आयोग की स्वायत्तता के हवाले से बेहतर था? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले तक सीईसी और ईसी की नियुक्ति भारत सरकार की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति की ओर से की जाती थी। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उससे पहले यही होता था कि जो इनकी नियुक्ति होती थी भारत सरकार सिफारिश करता था और राष्ट्रपति की ओर से कर दी जाती थी। सुप्रीम कोर्ट में मामला आगे बढ़ा। नए कानून की आलोचना करने वालों ने इसकी नियुक्ति को, नए पैनल को जिस तरह की ताकत दी गई है उससे सत्ताधारी पार्टी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगी और वो चुनाव आयुक्त इनको फ़ायदा पहुंचाएंगे, ऐसे आरोप कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने नियुक्ति की प्रक्रिया से सीजेआई को हटाने के लिए 2 जनवरी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी थी। हमने पीछे जयराम ठाकुर कह दिया था तो उसे आप इग्नोर करिएगा। जया ने अपनी याचिका में दलील दी कि कानून के प्रावधान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांतों की अनदेखी करते हैं और यह कानून चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए कोई स्वायत्त प्रक्रिया नहीं मुहैया कराती। जया ठाकुर ने अपनी याचिका में नए कानूनों का हवाला देते हुए अनूप बरनवाल बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अनदेखी का सवाल उठाया। अदालत ने 12 जनवरी को इस याचिका पर भारत सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया।
लेकिन नए कानून पर अंतरिम रोक लगाने की दरख्वास्त को ठुकरा दिया गया था। करीब 1 महीने बाद ये देखते हुए कि अनूप चंद्र पांडे के कार्यकाल पूरा होने पर भारत सरकार इस कानून के जरिए नए आयुक्त की नियुक्ति करेगी, याचिकाकर्ताओं ने दोबारा से सुनवाई और कानून पर रोक लगाने की मांग की। लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने इस दफ़ा भी नए कानून पर रोक लगाने से मना कर दिया। बेंच ने इस दिन केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया और मामले को अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया। मगर पिछले हफ्ते जब दूसरे चुनाव आयुक्त का पद खाली हुआ और याचिकाकर्ताओं ने देखा कि नए आयुक्त की नियुक्ति के लिए पैनल बैठाने वाली जो व्यवस्थाएं हैं उसके अनुरूप पैनल बैठने वाला, जिसमें प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता नई नियुक्ति कर सकते हैं, तो ये लोग तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और सुनवाई की गुहार लगाते हैं। और 13 मार्च को सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई के लिए तैयार हो जाता है और 15 मार्च को ये मामला अदालत के सामने आ जाता है। एडीआर की ओर से पिछली सुनवाई में जब वकील प्रशांत भूषण पेश हुए थे तब उन्होंने ये दलील दी कि चूंकि एक इलेक्शन कमिश्नर बहुत जल्द रिटायर हो रहे हैं और लोकसभा चुनाव भी नज़दीक हैं, इस कानून पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि अगर अभी ये रोक नहीं लगती है तो फिर इस पूरे केस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खन्ना की टिप्पणी क्या थी? हम इस तरह अंतिम रोक नहीं लगा सकते हैं और संवैधानिक सवालों से जुड़े मामले कभी अर्थहीन नहीं होते हैं, ऐसा उन्होंने उस समय कहा था। अब आज की जो सुनवाई हुई थी उसमें क्या हुआ, आज ही की सुनवाई पर हम चर्चा कर रहे हैं और इसको थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े मामले पर आज सुनवाई की है। सुनवाई के दौरान 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती दी गई। एडीआर जया ठाकुर समेत 2 और लोगों ने इस सिलसिले में अर्जी दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने से आज भी इनकार कर दिया। याचिकाकर्ताओं के आवेदन दाखिल होने के कारण अगली सुनवाई 21 मार्च को करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। इस मामले में याचिकाकर्ताओं के वकील विकास सिंह ने दलील दी कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाली बैठक 15 मार्च को जो होनी थी, मगर मीटिंग एक दिन पहले बुलाकर इनकी नियुक्ति कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि सरकार को बताना होगा कि जब मामला कोर्ट में लंबित था तो नियुक्ति क्यों की गई। तो ये आज की प्रक्रिया थी जिसको हमने आपको डिटेल में चर्चा करने की कोशिश की और डिटेल में बताया और आपको हमने कल ही एक वीडियो के माध्यम से बताया हुआ था जिसमें देश के 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर दी गई थी जो पैनल था उसके द्वारा। और उसके बाद जो विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी हैं वो जब पैनल से बाहर आते हैं तो वो काफ़ी नाराज़ दिखाई देते हैं और उसके बाद जैसा कि आरोप लगाया जाता है कि उनकी बात नहीं मानी गई। उन्होंने बताया कि वो जब रात में वहाँ पहुँचे तो उन्हें एक 20 नामों की लिस्ट दी गई, फिर अगले दिन सुबह 5 नामों की लिस्ट दी गई और फिर इसमें से 2 लोगों को चुन भी लिया गया। इनका कहना था कि 20 नामों की जो लिस्ट मुझे दी गई थी तो इतनी जल्दी मैं इन लोगों के बारे में जानकारी कैसे ले सकता था, और ये सारी मतलब पहले से ही आशंका थी कि इनके द्वारा विरोध प्रकट किया जाएगा और वैसा ही उन्होंने किया। उम्मीद है कि आज की जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई थी आपको समझ में आ चुकी होगी। तो फिर मिलते हैं एक दूसरे अपडेट के साथ, तब तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।